हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 9 मार्च के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सावित्रीबाई फुले? फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन स्टार्टेड बाय एन इंडियन was opened by her in 1848. Second, she campaigned against child marriage and supported widow remarriage. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इंडिया की ऐसी पहली स्कूल जो महिलाओं के लिए बनी थी और वो भी किसी इंडियन के द्वारा ओपन की गई हो। तो ये सावित्रीबाई फुले और उनके जो हस्बैंड थे, जिन्हें हम ज्योतिबा फुले कहते हैं, उनके द्वारा ओपन की गई थी 1848 के अंदर। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। और ये दोनों ने मिलके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, पर्टिकुलरली उनको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। सो दे कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड दे सपोर्टेड विडो रीमैरिज। तो काफ़ी लंबा कोर्स है, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं। तो ये सब चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट है उसके अंदर आप पढ़ते हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो अभी कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बैकग्राउंड दिया गया है जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये वुमेन्स डे मनाना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की क्या लेगेसी थी वो बताई गई है कि उनके क्या कंट्रीब्यूशंस क्या था उनका। और फिर उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो कल आने वाली, मतलब 10th मार्च इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया खुद का एक नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करे 10th मार्च के दिन? तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। एक और क्वेश्चन देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर मेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? फर्स्ट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। सेकेंड, उज्ज्वला स्कीम। थर्ड, स्वदर गृह। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ये तीनों सही है। अब देखिए, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है क्या है कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर ऐसा कोई भी इनजस्टिस होता है तो वो इजीली एफआईआर फाइल कर सके, इसलिए ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। फिर ये उज्ज्वला स्कीम जो है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये दोनों अलग अलग है। उज्ज्वला स्कीम जो है वो वुमेन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बनाई गई है। मतलब वुमेन का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर वुमेन ट्रैफिकिंग होता है, तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये उज्ज्वला स्कीम बनाई गई है। सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि स्वधर गृह के अंदर वुमेन जो है उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, ये सब चीज़ें देने के लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई। सो दीज ऑल 3 स्कीम्स आर मेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। आंसर इज डी, 1, 2 and 3। सो इसी आर्टिकल के अंदर ये सब वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें दी गई है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो करंट सिनारियो में रेलेवेंट है, जैसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट है, ये सब चीज़ें दी गई है। और यहाँ पे उसका थोड़ा इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई। काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? फर्स्ट इज नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट। सेकेंड इज नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। थर्ड इज साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ये तीनों सही है। और देखिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे शॉर्ट में I4C भी कहा जाता है, पर्टिकुलरली टू डील विद द साइबर क्राइम,
तो उसके अंदर टोटल 7 कंपोनेंट है और ये 3 जो है इस 7 में से ये 3 है। मतलब कि एक थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट होगा, फिर लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर होगा और ये इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए एक यूनिट होगा। इसके अलावा भी 4 और कंपोनेंट है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो अभी ये कल के न्यूज़पेपर में साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, नाउ एन एक्सपांडेड हॉरिजन ऑफ सर्वेलेंस, कि ये गाइडलाइंस जो रिसेंटली रिलीज़ की गई है तो उसके चलते क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये आर्टिकल जो है वो स्टार्ट यहीं से होता है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो ये किस तरीके से हमें मदद करता है साइबर क्राइम को डील करने के लिए, और फिर ये गाइडलाइंस के कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें दी गई। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, द सी प्लान ऐप इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। ये पर्टिकुलर सी प्लान ऐप जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये पर्टिकुलर सी प्लान ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। और रिसेंटली ये उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है, वहाँ की पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम से रिलेटेड काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो है उसके ऊपर बेस्ड है। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट बजटरी अलोकेशंस फॉर रेलवेज? फर्स्ट, अ नेशनल रेल प्लान for India was prepared as a roadmap to develop railways till 2025. Second, it aims to bring down logistics cost through railways to enable Make in India. And the correct answer is B, second only. First is incorrect. इस साल के बजट के अंदर एक नेशनल रेल प्लान जो है वो बनाया गया, बट अप टू 2030 तक किस तरीके से हम रेलवे को डेवलप कर सकते हैं थ्रू वेरियस फ्रेट कॉरिडोर्स बाय रिड्यूसिंग दी लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये सब रोड मैप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है विच इज़ टिल 2030। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस साल के बजटरी अलोकेशन का कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करना। जैसे आप ऑप्शनली ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? तो रेलवेज जो है उसके अंदर मेक इन इंडिया को प्रमोट करके ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसे हम रिड्यूस करेंगे। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो ये रेलवेज के ऊपर इस साल क्या बजटरी अलोकेशंस में मिसिंग है, तो यहाँ से ये आर्टिकल स्टार्ट होता है, कल के न्यूज़पेपर में था। और रेलवेज़ के बारे में अभी सिचुएशन क्या है, तो ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पे। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अगर रेलवेज़ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप पुट ऑन कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? फर्स्ट, it aims to provide LPG connections to all the women in rural areas. Second, under the scheme, the oil marketing companies provide interest-free loans for refilling and purchasing stoves. And the correct answer is B, second only. First is incorrect. अब देखिए पहले स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ इनकरेक्ट है। सबसे पहली तो ये जो शब्द है ऑल, तो ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि दोज वुमन हु बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ऐसी वुमन को एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। दूसरा कि वो चाहे अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में, सभी औरतों को दिया जाएगा अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि यहाँ पे अगर आपको स्टव जो है उसे रिफिल करवाना है या फिर परचेज करना है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है उसका। और इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा टारगेट जो है वो भी अचीव किया है, तो इस वजह से ये स्कीम बार बार न्यूज़ में रहती है।
आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो अभी एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड एक इश्यू ये है कि गवर्नमेंट एलपीजी के ऊपर सब्सिडी देती है। अब जब तक गवर्नमेंट एलपीजी के ऊपर सब्सिडी देती रहेगी तब तक हम क्लीनर फ्यूल पे मूव नहीं कर सकते। तो ये एक इश्यू है कि किस तरीके से हम एलपीजी सब्सिडी एंड क्लीन फ्यूल के बीच में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसके अंदर ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का रोल क्या है वो बताया गया है कि किस तरीके से ये योजना के बाद एलपीजी का एक्सपांशन हुआ इंडिया के अंदर। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे जनरल ये साइंस एंड टेक के ऊपर कि एलपीजी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो और शोज द डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी? फर्स्ट इज प्राइमरी यूजेज, सेकेंड इज प्राइमरी कंपोनेंट एंड थर्ड इज सेफ्टी। एंड द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अब देखिए सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें तो सीएनजी जो है उसका प्राइमरी यूज़ है ऑटोमोबाइल के अंदर एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल, और एलपीजी जो है उसका प्राइमरी यूज़ क्या है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, पर्टिकुलरली कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जो है दोनों के अंदर डिफरेंस दिखाता है। फिर प्राइमरी कंपोनेंट की बात करें तो सीएनजी के अंदर प्राइमरी कंपोनेंट होता है मीथेन और एलपीजी के अंदर प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। तो ये सेकंड जो है वो भी डिफरेंट है। थर्ड जो है वो भी सही है कि सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सीएनजी जो है इट इज कंपैरेटिवली लाइटर, तो इसकी वजह से क्या होता है वो एयर के अंदर जल्दी से मिक्स हो जाता है। एलपीजी के अंदर जो गैस है इट इज कंपैरेटिवली हैवियर, तो वो एयर के अंदर इजीली मिक्स नहीं हो जाता। इसलिए आपको पता होगा कि एलपीजी कनेक्शंस अगर लीक हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो घट सकती है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। इसी आर्टिकल में ये सब एलपीजी के बारे में बताया गया है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए आपको, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? फर्स्ट इज इट एम्स टू मेक जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइजेस। सेकेंड इज द ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs of India is the coordinating, procuring, supplying and marketing agency for this scheme. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए ये जो PMBJP स्कीम है, भारतीय जन औषधि परियोजना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। अब ये जन औषधि योजना जो है वो 2008 के अंदर लॉन्च की गई थी। फिर मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये योजना जो उसको रीनेम किया PMBJP। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है तो उसको मार्केट के अंदर अवेलेबल कराना एट अफोर्डेबल प्राइजेस। जो जेनेरिक मेडिसिन जैसे डायबिटीज़ की दवाई है और ये जो जनरल मेडिसिन होती है तो उनको अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल कराना। दूसरा जो है यहाँ पे मेन एजेंसी कौन सी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर एक यूनिट बनाया गया, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, BPPI। तो उस एजेंसी का काम क्या होगा कि कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनसे दवाई जो है वो प्रोक्योर करना, स्टोर पे सप्लाई कराना और उसका मार्केटिंग कराना। तो ये सारा टास्क जो है वो किसका होगा, इस पर्टिकुलर एजेंसी का होगा, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी जन औषधि वीक मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कहा है कि जन औषधि इज हेल्पिंग द पुअर, और उसके बेनिफिट्स क्या है तो ये कल के आर्टिकल में बताया गया था। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एब्सोल्युटली करेक्ट एट प्रेजेंट? फर्स्ट, इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 फिक्स्ड रिजर्वेशन एट 50%. Second, 102nd Constitutional Amendment Act deprives state legislature of its power
to declare quota within the current reservation? And the correct answer is A, one only. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट है 1992, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फिक्स किया गया था कि हाईएस्ट रिजर्वेशन जो है वो मैक्सिमम 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट क्या है। सो इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये कमीशन जो है वो जो डिसाइड करेगा तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर विद इन दैट पर्टिकुलर रिजर्वेशन अपना कोटा जो है वो फिक्स कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इंडिया के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी है कि जिन्होंने अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए अलग से रिजर्वेशन जो है वो डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये जो बॉडी है क्या वो कहेगी वो फाइनल होगा या नहीं, मतलब कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कोटा डिक्लेयर करने के पावर रहेंगे या नहीं, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ये कहा कि आप ये जो 50% की कैप है उसके ऊपर खुद की राय दे। तो अभी तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनके जजमेंट आने वाले हैं 3 दिन के अंदर। तो ये 4 पॉइंट जो है वो डिसाइड होंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर 50% लिमिट फिक्स की गई थी, तो क्या उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड होगा। फिर उसके बाद ये जो महाराष्ट्र के अंदर मराठा कोटा लॉ है, तो क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं, ये भी डिसाइड होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट deprives a state legislature of its power to enact legislation to identify socially and economically backward classes within the state to confer quota benefits to them। तो क्या ये सही है या नहीं, अभी डिसाइड होना बाकी है। और फिर अंत में यहाँ पे आर्टिकल 342 A को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में काफ़ी सालों से ये जो कोटा और रिजर्वेशन का इश्यू है वो चल रहा है। एवरी ईयर ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या तो यूपीएससी में या तो जीपीएससी में। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंदिरा साहनी जजमेंट। फर्स्ट, बैकवर्ड क्लासेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सेकेंड, द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वॉज लेड डाउन इन दिस जजमेंट। थर्ड, एनी डिस्प्यूट इन दिस रिगार्ड कैन ओनली बी रेज्ड एट सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन एनी हाई कोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3। ये तीनों करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में आर्टिकल 16(4) की बात हो रही है कि उन्होंने ये क्लियरली कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि बैकवर्ड क्लासेस जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरा कि यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो तय किया गया कि बैकवर्ड क्लास के अंदर भी ऐसी जो कम्युनिटीज़ है कि जिनकी इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे कम्युनिटीज़ को क्या कहेंगे, क्रीमी लेयर। तो उनको ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और अंत में उन्होंने ये कहा था कि इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी मैटर होगी वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी, किसी और कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। आंसर इज डी 1, 2 and 3। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।